नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ और फिलहाल गोंडा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने कोतवाली ले जाकर कार्रवाई ये की है। ग्राम प्रधान से 10,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी। प्रधान मनीष वर्मा की शिकायत पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। विकास खंड पुंडरी कृपाल में तैनात है सचिव और टीम की कार्रवाई से ब्लॉक में हड़कंप मच गया। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। विकासखंड पंडरी कृपाल में तैनात है ये सचिव, जिसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है और टीम की कार्रवाई से इस वक्त ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं। यही वो आरोपी है जिसको हिरासत में लिया गया। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है ग्राम विकास सचिव और टीम ने कोतवाली ले जाकर बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। विपिन, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सचिव को हिरासत में लिया गया है, जिस तरह से संगीन आरोप लगे हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी सचिन, आपको बता दें कि ये पूरा मामला गोंडा के पटरी कृपाल का है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी विजय कुमार ने ग्राम प्रधान से काम कराने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी, जिस पर प्रधान मनीष वर्मा ने एंटी करप्शन टीम से ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत की। और वहीं आज एंटी करप्शन टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथ 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत नगर कोतवाली में ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर FIR दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच अधिकारी नियमित किया गया। लेकिन सचिन, जिस तरह से जिले में भ्रष्टाचार लगातार ब्लॉकों में तहसीलों में बढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसकी शिकायत होती है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो विभागीय अधिकारी होते हैं, उस शिकायतों को इग्नोर कर देते हैं, जिसको लेकर थक हार कर जो शिकायत करता होता है वो एंटी करप्शन के पास जाता है। और एंटी करप्शन टीम ऐसे भ्रष्टाचारियों को लगातार गिरफ्तार करके दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा फंडा है कि भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। जी सचिन, उसी पर आज एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और ब्लॉक कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और संभल में 1978 के दंगों की जांच की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है, जिसको लेकर एसपी संभल ने डीएम को पत्र लिखकर जांच अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया है। वहीं इस मामले पर पक्ष विपक्ष के नेताओं और प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1978 के संभल दंगे की जांच कराना चाहती। समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 1978 में जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना तो 1992 में हुई, इसलिए समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान से संभल हिंसा का क्या लेना देना? 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए वो संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पे लगे भ्रष्टाचार की भी जांच लगे हाथों करा लेनी चाहिए। मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। फिर 78 से अगर आप जोड़ें तो 22 साल उधर, 25 साल इधर, तो ये तो लगभग 45 साल से ज्यादा हो रहा है। कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार राम प्रकाश गुप्ता जी की बनी और लगभग 8-9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है। बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी।
तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? तब कांग्रेस विपक्ष में थी 78 में, उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई थी? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ सन 78 की, पर आप इसलिए कर रहे हैं कि 4 हत्याएं जो हुई हैं संभल में, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है आपको, जिस तरह सर्वे करके आप नफरत फैला रहे हैं, उससे बचने के लिए ये जांच हो रही है। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए रणनीति भी बना रही है। और उस बीच एनडीए सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने 5 सीटों की मांग कर दी है। वहीं हमारे संवाददाता से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामशेष राय ने खास बातचीत की है। ये बातचीत एक बार देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने भी जो है विधानसभा चुनाव में उतरने को मन बना लिया है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की ओर से 5 सीटों की मांग की गई है एनडीए से, लेकिन अगर सीटें नहीं मिलती है तो मन बना चुका है राष्ट्रीय लोकदल, वो स्वतः ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हैं, उनसे पूछेंगे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आप लोगों की आगे की रणनीति है? देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और एनडीए के अन्य नेताओं से बातचीत कर रहा है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही होगा। प्रदेश लेवल से तो कुछ तय नहीं होना है, जो भी तय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और दिल्ली की यूनिट और राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बातचीत करके जो भी उचित होगा, जो फैसला होगा पार्टी का। अभी एक जानकारी मिल रही थी कि शायद राष्ट्रीय लोकदल ने 5 सीटों की डिमांड की है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और अगर वो सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या राष्ट्रीय लोकदल खुद मैदान में उतरेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि दिल्ली में एनडीए की सरकार बने और इसके लिए हमारा दल एनडीए के साथ है। जहां तक सीटों का सवाल है, वो दोनों नेतृत्व आपस में बातचीत करके कोई सीट ऐसी बैठती है, कोई मांग नहीं की गई है और न ही कोई ऐसा अभी किसी स्तर पर कोई सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, जहां आवश्यकता समझेगा एनडीए का नेतृत्व, वहां हमारे दल को अवसर मिल सकता है। मिल्कीपुर यहाँ की बात की जाए, यूपी में भी मिल्कीपुर में भी विधानसभा जो चुनाव है वो होने वाला है, इसका आरएलडी सपोर्ट करेगा? आरएलडी मिल्कीपुर में मैं खुद गया था, आरएलडी के कार्यकर्ताओं की बैठक लिया था, हमारा वहां जिला सम्मेलन भी हुआ था। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मिल्कीपुर में लगे हुए हैं, एनडीए को जिताने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई उम्मीदवार लड़ेगा, जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उसको जिताने के लिए पूरा राष्ट्रीय लोकदल तन मन धन से जुटेगा। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ है। बात की जाए अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर के जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस पर भी आरएलडी एनडीए के साथ है। कहना बताना शीत खाद, मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके बाद ट्रिपल सी सभागार में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई है और काली सड़क स्थित मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। और इसी पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। कुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 13 तारीख से पहला स्नान पर्व है। आज सूबे के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे में पहुंचे हैं और आज उन्होंने काफी कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही वे प्रयागराज के काली सड़क स्थित मेला क्षेत्र में मीडिया सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज उद्घाटन किया है। ये मीडिया सेंटर बनाया गया है आज महाकुंभ के लिए, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और जहां पर मुख्यमंत्री ने यहां पर मीडिया से वार्ता की और इसका उद्घाटन किया है। इसमें यहाँ पर अधिकारियों के लिए व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ पर वर्कशॉप बनाया गया है, यहाँ पर सिस्टम लगाए गए हैं, जहाँ पर ये साइटेक सिस्टम से आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज करा जा सकता है। यहाँ पर डाइनिंग की व्यवस्था है, लॉन्च है और ये पूरी व्यवस्थाएं मीडिया के लिए महाकुंभ को लेकर की गई है और जिसका उद्घाटन आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंच के किया है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
आगामी महाकुंभ को लेकर मंत्री पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रयागराज के लोग महाकुंभ में एडवेंचरस कर सकेंगे और साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2000 से अधिक कॉटेज की व्यवस्था की गई है। देखिए, पूरा महाकुंभ के लिए सारी तैयारियां पूर्णता की स्थिति में आ गई हैं। तमाम चीजों का लोकार्पण का कार्यक्रम कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसको करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि 13 तारीख से जो कुंभ की शुरुआत होगी, हम पूरी तरह वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, देश और दुनिया से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सारी हमारी तैयारियां पूर्णता की स्थिति में प्राय पहुंच गई हैं। कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि आपने बताया कि एआई का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, 50 से अधिक विदेशी पर्यटक आ सकते हैं। इसके साथ ही आपने ये बात भी बताई कि देश और दुनिया के तमाम बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं वो भी शामिल होंगे, तो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, ये ऐसा सनातन का सबसे बड़ा दुनिया का जमावड़ा है, सबसे बड़ा दुनिया का ऐसा महापर्व है जिसके लिए पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन संस्कृति पे विश्वास करने वाले, जिनकी दम पर भारत कभी विश्वगुरु रहा होगा, वो सब आज हिंदुस्तान आकर के महाकुंभ की इस पवित्र प्रयागराज की धरती पे आने के लिए उत्सुक है। दुनिया के लोग आ रहे हैं, हमारे राजदूतों के मार्फत उन देशों में और उन विभिन्न देशों के राजदूतों के द्वारा हमारे हिंदुस्तान में उत्सुकता दिखाई जा रही है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको एक साथ ला करके कुंभ में डुबकी लगाने का काम करें। डिग्निटरी को ये अनुरोध किया गया है कि जो 6 स्नान के पर्व हैं उनको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस दिन ज्यादा भीड़ रहने वाली है, तो प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं संभवतः उतनी नहीं दे पाएंगे और दूसरा जनता को असुविधा न हो, श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उन जो 6 स्नान के बड़े पर्व हैं उनको वो लोग अवॉइड करें। मैं समझता हूं कि ऐसा ये आयोजन होगा जो अलौकिक, अद्भुत, भव्य दिव्यता के साथ अभूतपूर्व रूप से होगा। एक नया इतिहास बनेगा श्रद्धालुओं की संख्या के आने का भी, उनकी सुविधाओं का भी और व्यवस्थाओं का भी। चाक चौबंद सारी व्यवस्थाएं यहाँ आपको नजर आएंगी। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। हाथरस के श्यामनगर कॉलोनी में सिपाही का लहूलुहान कंडीशन में शव बरामद हुआ, साथ ही एक युवती भी घायल पाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर के नए आईपीएस कुंवर अनुपम सिंह ने अमरोहा से विदाई के बाद एक्स पर पोस्ट किया, कहा लो जा रहा हूं मैं, ये तेरा शहर छोड़कर। फतेहपुर बाराबंकी में कृषि प्राविधिक सहायक पर बदमाशों ने मिर्च डालकर किया हमला, सिर पर वार कर लूटी गाड़ी, घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। ईडी के सबसे बड़े स्टाम्प घोटाले में मुख्य आरोपी विशाल वर्मा 1.5 साल बाद हुआ गिरफ्तार, एसएसपी स्पेशल टीम ने की गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर जीएसटी नीति को लेकर साधा निशाना, कहा गरीब अमीर पर एक समान टैक्स, साथ ही महंगाई बेरोजगारी से जनता पर बड़ा बोझ। रायबरेली में दबंगों ने विद्युत कनेक्शन चेक करने गए अधिशासी अभियंता के ड्राइवर के साथ की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में 2 ट्रैक्टर्स को जोड़कर जोर आजमाइश के दौरान एक दर्दनाक हादसा, ताकत दिखाने के दौरान एक ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। आगरा के अस्पताल में हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी, रात 3 बजे 2 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। एटा में सड़क हादसे में 10 साधु घायल साधुओं ने इस्लामिक संगठनों पर एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया। गोरखपुर में आर्बिट समूह पर पड़ा है इनकम टैक्स का छापा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थिति में मिला बुजुर्ग का शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल जारी। औरैया में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत, पुलिस ने कार्रवाई कर वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने बसौली में तैनात ग्राम पंचायत सचिव विनीत सक्सेना को 10,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा, आरोपी को बिनावर थाने लेकर कार्रवाई की गई। मस्ती में बंद पड़े स्कूल के शख्स संदिग्ध हालत में जलता मिला, शव पूरी तरह से जलकर राख, जांच में जुटी है पुलिस। पीलीभीत में एडीएम ऋतु पुनिया ने वृद्ध महिला को सम्मानित किया, रजाई और खाने पीने का सामान भी वितरित किया। इटावा में अफसरों की लापरवाही से बड़ी है समस्या, गौवंश प्लास्टिक की थैलियों से पेट भरने को मजबूर, पाचन तंत्र बिगड़ रहा तो गायों की हो सकती है मौत। फर्रुखाबाद में दबंग
ग्राम प्रधान के खिलाफ उच्च प्राथमिक विद्यालय में घटिया शौचालय निर्माण का मामला सामने आया। बाराबंकी में हमारी अधूरी कहानी लिखकर प्रेमी ने की आत्महत्या। युवक ने प्रेमिका के परिवार से परेशान होकर यह कदम उठाया। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हत्या, लूट जैसी घटना में शामिल थे। मैनपुरी में दबंग युवक ने युवती के साथ छेड़खानी की है। युवती के विरोध करने पर आरोपी युवक ने युवती और उसके भाई को जमकर पीटा। फतेहपुर में पुलिस और गैंगस्टर अपराधी के बीच मुठभेड़ में गैंगस्टर घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्फ बोर्ड को भू माफिया कहे जाने पर एआईएमआईएम के मुख्य प्रवक्ता आसिम वकाल ने दिया बड़ा बयान। सहारनपुर में जंगली हाथी ने ग्रामीणों को पटक कर मार डाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और वन विभाग की टीम। फतेहपुर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। बिजनौर में किसान यूनियन ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। किसानों ने नागल थाना अध्यक्ष पर लगा दिए गंभीर आरोप। आजमगढ़ में सपा के बाहुबली विधायक को कोर्ट में किया गया पेश। कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जिले से आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुए सपा विधायक रमाकांत। ललितपुर में एलयूसीसी के करीब आधा सैकड़ों एजेंटों ने डीएमएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यूपी के 19 आईपीएस अफसरों का हुआ प्रमोशन। 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स के प्रमोशन की लिस्ट जारी हुई। मुजफ्फरनगर में एसडीएम खतौली ने अवैध रूप से संचालित फर्जी ओयो होटल पर छापा मारा। मोनालिसा जोहरी के कार्रवाई से अवैध होटल वालों में हड़कंप मच गया। संत कबीर नगर में इनकम टैक्स की टीम ने गोयल फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम की छापेमारी में हड़कंप मच गया। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को तमंचा दिखाकर लूटा। 41,000 रुपए और बाइक लेकर फरार हुए। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटे। बुलंदशहर में पत्नी ने पति पर दोस्तों से रेप कराने का और वीडियो बनाने का आरोप लगा दिया। आगरा में शातिर टप्पेबाज गिरोह का खुलासा। गैंग में शामिल 3 पुरुष 2 महिलाएं गिरफ्तार। पति पत्नी मिलकर चला रहे थे टप्पेबाजी का गिरोह। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।